आप देखो, आपको मैंने कल बताया था कि 3 बैंक थे, 3 बैंकों को पकड़ के उनका नेशनलाइजेशन, उनको क्लब किया, मर्जर, है ना। मर्जर करके क्या बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और उसको पकड़ के नेशनलाइजेशन किया तो क्या बना, एसबीआई, है ना। अब देखो, हमें कौन सा अभी जर्नी देखनी है कि एक टाइम पे बैंक प्राइवेट होते थे, उसके बाद इनका नेशनलाइजेशन किया गया तो ये बन गए सरकारी बैंक, है ना। अभी वापस से रीसेंट डेवलपमेंट, पिछले 1-2 साल से सब बोल रहे हैं कि ये बैंक तो इनका आप प्राइवेटाइजेशन कर दो वापस से, है ना। सही बात है ना, है ना। अभी यही हो रहा है ना। आप देखोगे हर बैंक का जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पीएसयू, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई भी पब्लिक सेक्टर की सरकार की जो कंपनी है जिसमें सरकार का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, सरकार है, तो मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना। ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि आप इसको जो है अपने शेयर बेचो और उसका प्राइवेटाइजेशन करो। हमें ये वाली जर्नी अभी देखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, आप देखते जाओ। कल लास्ट जब हमने पढ़ा तो मैंने बोला था कि सोवियत मॉडल में बोला गया कि आप कुछ ये प्रायोरिटी सेक्टर को आप लैंडिंग करवाओ, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करवाओ। फिर मैंने बोला कि हाँ, ये 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग की जाएगी, उसमें 40% में से भी अलग अलग होगा कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, उनका भी इंटरनल डिवीजन होगा कि इसको जैसे 10%, इसको 5%, इसको 3%, एमएसएमई। तो अगर लगेगा कि जैसे कोविड चल रहा है और एमएसएमई इंडस्ट्री तो नीचे चली गई बहुत ज़्यादा, है ना। कोविड के टाइम पे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो की, एक एजुकेशन इंडस्ट्री तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो की, है ना, है ना। तो फिर सरकार निकाल सकती है, आरबीआई निकाल सकती है कि आप जो है एमएसएमई सेक्टर तो इसको 20% दिया करो अब से, है ना। तो इसमें इंटरनल चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट में अभी क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है ना, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ बताया था मैंने कल, क्लास यहीं पे खत्म हुई थी कल। लास्ट एकदम क्लास में क्या हुआ था, कौन सा नॉर्म। अच्छा, मतलब कल मैंने लास्ट बताया था कि ये पीएसएल वाला अगर ये अपना कोटा पूरा नहीं करें तो वो जाएगा आरआईडीएफ में और इधर से जाएगा एसआईडीएफ में, वही बताया था। और ये वाला इसको कंट्रोल करता है नाबार्ड और इसको कंट्रोल करता है सिडबी, है ना। ठीक है, अभी इतनी बात हो गई, अभी इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया था। ठीक है, आप देखो कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कि एक टाइम पे 1200 बैंक होते थे, है ना, ठीक है। एक टाइम से 1200 से प्लस बैंक थे, उनको घटा के कम बैंक किए गए और एक टाइम के बाद इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फिर इसका एसबीआई। यहाँ पे क्यों बनाया गया, आप देखो 1934 में वो ग्रेट डिप्रेशन, है ना, हुआ था, पता है ना आपको, क्या क्या ले लिए थे, कौन सा स्टॉक, वो ग्रेट डिप्रेशन था या फिर वो 2008 के सब प्राइम क्राइसिस था। क्या हो गई थी, इतना भारी वर्ड मत यूज किया करो, मुझे मतलब बताओ क्या स्टैगफ्लेशन क्या होता है, आपको पता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक साथ जाता है, वो मतलब, हाँ तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्यों, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मतलब वो तो हम देखेंगे आगे कर्व से, है ना, ठीक है। फिलिप कर्व, लाफर कर्व, ऐसे बहुत सारे कर्व आएंगे, आप देखोगे कैसे क्या चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं। ये सब प्राइम क्राइसिस है वो वाली चीज़ जो आप बोल रहे हो, वो स्टॉक मार्केट में वाली। ये 1934 का ग्रेट डिप्रेशन,
इसके बारे में आपको कुछ पता है? अब मतलब इस, लेकिन ये वाला जो है 1934 वाला ग्रेट डिप्रेशन, ये ज़्यादा रिलेटेड टू है कि ओवर प्रोडक्शन। ये इसका मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है डिप्रेशन का, वो ये नहीं है स्टॉक मार्केट वाला ना। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा है कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया और लेने वाला कोई नहीं है ना। ये ओवर प्रोडक्शन का टाइम है, क्योंकि ये कौन सा टाइम चल रहा है आप देखो, 1934, ये वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम है। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होने वाली है ना, है ना। 35 से 39, अभी 34 चल रहा है, तो 39 से आगे 45 तक ऐसे चलेगी ना, 44 45, है ना। तो ये वो वाला टाइम है। तो यहाँ पे क्या है, ओवर प्रोडक्शन हो रखी है, बैंक जो है वो फेल हो रहे हैं। तो इसलिए सोचा गया कि हाँ, इसको मर्ज करके IBI, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाओ, और उसका आगे नेशनलाइजेशन 1955 यहाँ पे, और ये 1934 या 5 के आसपास इसका पकड़ के इनका मर्जर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, इसी टाइम पे जब वर्ल्ड पे ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। ठीक है, ताकि आपका एक बैंक हो और एक बैंक मजबूत हो। अभी अलग अलग बैंक होंगे तो अलग अलग बैंक का अलग अलग बहुत सारा लॉस होगा, है ना। आपको पता नहीं चलेगा हर छोटे बैंक ने किसको दे रखा है लोन। एक बड़ा बैंक होगा तो आपके पास कंसोलिडेटेड चीज होगी, है ना, एक जगह पे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, है ना। प्लस वो ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि सबका कैपिटल मर्ज होकर एक बैंक में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इसके आगे, आप देखो बैंकों का अगर नेशनलाइजेशन किया गया तो उसकी लिमिटेशन क्या आई। एक चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग का मतलब है, आप लिखो इसका लिमिटेशन। क्यों किया गया ये तो आपको पता है, ताकि सरकार उसको कंट्रोल करे, गरीबों को भी लोन मिले, रूरल बैंक जगह पे भी जाके बैंक ब्रांच खोले, है ना। आप देखो लिमिटेशन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मतलब क्या है, बैंक को ऐसा बोला गया कि अगर किसी को एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, उसको कैटल खरीदनी है, उसको फर्टिलाइजर खरीदना है, इस चीज़ में आप जो है 2% का ब्याज दिया करो, मतलब इसमें आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो। ठीक है, ठीक है। अब अगर सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी, सरकार जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, सरकार का कंट्रोल है, तो उसके बंदे जो होंगे, आपने कल देखा था शेयर होल्डर होते हैं, फिर उसके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और फिर वो अपना एक CEO चुनते हैं, है ना। अगर सरकार जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी तो उसके बंदे जो होंगे वो ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे, तो उसका कंट्रोल भी रहेगा, है ना। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, आप किसी को अगर 10 गायें खरीदनी है तो 2% पे दिया करो। लेकिन इसमें ऐसा होने लग गया कि लोग 200-400 गायें खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इनको भी 2% ब्याज पे दो। किसी कोई फर्टिलाइजर खरीद रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, एलिजिबल नहीं है ना, ठीक है, वो भी इसी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी इसी विंडो से सारी चीज़ें ले रहे हैं। करप्शन हो रहा है, लीकेज हो रही है, लोग यहाँ से पैसा उठा रहे हैं। आप देखो गरीब कल्याण का मतलब क्या है कि कोई गरीब है, उसको 10 या 5 कोई कैटल खरीदनी है तो उसको आप दे दो 2% में, है ना। लेकिन अब किसी कोई 200-400 खरीद रहा है तो ये तो कोई गरीब कल्याण नहीं है ना, ये तो कोई प्रॉफिट है ना। अब ये यहाँ से पैसा लेके फिर आगे किसी को और 10-15 रुपये % इंटरेस्ट पे आगे किसी को दे दे, तो किसी को ये भी नहीं पता चल रहा है ना। बात समझ आ रही है? आपको समझ आया क्या है? दिख ही नहीं रहा, आप बोलो ना कि नहीं दिख रहा, ऐसे क्या हो गया? आप देखो मैं कह रहा हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग का मतलब है कि एक प्राइस तय कर देना कि आपको इसी पे लोन देना है,
तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में हो रहा है ऐसा, लोग 2% पे लेके जा रहे हैं और आगे किसी और को दे रहे हैं। बात समझ आई है ना? एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए कि बैंकों को फ्री रखना चाहिए, बैंक फ्री होना चाहिए कि उसको पता चले कि वो अपना जो लोन है वो कितने % पे देना चाहता है ना, है ना? बैंक फ्री होना चाहिए, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से किया जा रहा था। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो बेस रेट। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो बेस रेट, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये बेस रेट, ये MCF, BLR, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये आप डेफिनेशन में लिखो, मिनिमम रेट जिसके नीचे बिलो विच बैंक्स कैनॉट लेंड मनी, मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स कैनॉट लेंड मनी, ये होता है बेस रेट। ठीक है, पर ये एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ बैंकों को नुकसान हो रहा है उल्टा, पर गरीब कल्याण समाज सेविक के नाम पे आप इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रहे हो कि उनको, बैंक को कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है, उल्टा बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है बैंक। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो अब आप देखो कि ये बैंक में क्या रिफॉर्म किया गया, बैंकिंग सिस्टम में क्या ऐसा रिफॉर्म किया गया। आप देखो, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम। (1991) कौन सा टाइम चल रहा है? जब हमारी सरकार ने वो LPG रिफॉर्म्स लिए, है ना? इसी टाइम पे एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है आप साइड में यहाँ 3 और कमेटी का नाम लिखो। पहली कमेटी उर्जित पटेल कमेटी, दूसरी कमेटी नचिकेत मोर कमेटी, और तीसरी कमेटी बिमल जालान कमेटी। पहली कमेटी उर्जित पटेल कमेटी, सेकंड नचिकेत मोर, और थर्ड बिमल जालान, थर्ड कमेटी बिमल जालान कमेटी। ठीक है, आप देखो उर्जित पटेल कमेटी तो किससे रिलेटेड थी कि आप एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, है ना? ये है रीसेंट टाइम्स, ये रीसेंट टाइम वाले आपके बैंकिंग रिफॉर्म है, ये आपके हैं पहले के बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है, अर्लियर बैंकिंग रिफॉर्म्स, कि आपको कहीं लिखना पड़े कि बैंकिंग में क्या क्या रिफॉर्म हुए, तो आप ये भी लिख सकते हो जो अभी यहाँ पे बताया जाएगा, प्लस रीसेंट डेवलपमेंट में आप लिखोगे कि हाँ ये नए रिफॉर्म किए गए, है ना? उर्जित पटेल की आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, ये नचिकेत मोर कमेटी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। ये अभी हम धीरे सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके क्या मतलब है ये हमने पढ़ लिया है ना? ठीक है ना? उर्जित पटेल कमेटी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने पढ़ लिया। हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नचिकेत मोर कमेटी का रिकमेंडेशन कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, और ये बिमल जालान कमेटी कि आप न्यू बैंक्स को लाइसेंस दो। ठीक है, न्यू बैंक्स को आप लाइसेंस दो। अब ये नरसिम्हन कमेटी 1 तो ये क्या रिकमेंडेशन दे रही है? नरसिम्हन कमेटी 1 ये रिकमेंडेशन दे रही है
कि आप ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग जो है इसको हटाओ, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग को आप हटाओ। बैंक्स जो हैं वो फ्री होने चाहिए टू डिसाइड, बैंक्स टू बी फ्री टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट्स, बैंक्स टू बी फ्री टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट्स। सेकेंड ये बोल रहे हैं कि आप ये एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, क्या चीज, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, आप एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इसको बनाओ, ठीक है। जो पैसा आपका बैंकों से चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है, उसके लिए आप एक ट्राइब्यूनल बनाओ जहाँ पे वो आपकी केस की सारी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। थर्ड, ऐसा बोला गया कि बैंकों को जो है अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ी कम करनी चाहिए, बैंकों को अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी चाहिए। ऐसा ही करके नरसिम्हन कमेटी और 2, नरसिम्हन कमेटी 2 अराउंड 1999 ये नरसिम्हन कमेटी सेकंड, दूसरी बारी फिर से इनको बुलाया गया और बोला गया कि आप कुछ और रिकमेंडेशन दो। सेकेंड टाइम नरसिम्हन कमेटी को बुलाया गया, बोला गया आप कुछ और रिकमेंडेशन दो, ठीक है। आप देखो कुछ देर के बाद हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये 1991 का टाइम एलपीजी रिफॉर्म, और यहाँ पे आपका वो स्टॉक मार्केट, तो उधर बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा, वो कौन सा था, हर्षित मेहता, है ना, हर्षित मेहता, और एक और है जिसका नाम है केतन पारिक, ठीक है। हर्षद मेहता, केतन पारिक, ये वो वाला टाइम चल रहा है। तो बैंक बहुत डरे हुए हैं कि हमसे पैसा ले लिया गया है और हमारा पैसा बहुत ज़्यादा डूब गया है। इसी टाइम आप देखोगे आगे चल के जब हम पढ़ेंगे सेबी, तो इस टाइम तक जो था सेबी वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। लेकिन इस स्कैम के होने के बाद उसको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया ताकि उसके पास कुछ अपनी खुद की पावर्स हो, ठीक है, ताकि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सके, ठीक है। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप टाइमलाइन याद रखो, है ना। टाइमलाइन जब आप कभी पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए कि 1991, हाँ ठीक है, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म भी हो रहे हैं, नरसिम्हन कमेटी भी कुछ कह रही है बैंकों के रिफॉर्म के लिए, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी उस टाइम बहुत धमाल चल रहा है। और ये सेबी जो है ये तब एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाएगा कि आप इसको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दो। अभी तक आपको पता नहीं है ये सेबी क्या है, तो आप इतना जानो कि बैंकों को कंट्रोल करने के लिए जैसे ऊपर आरबीआई, वैसे ही आपका स्टॉक मार्केट, उसको ऊपर से कंट्रोल करने के लिए सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसको नहीं पता आप लिख लो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है ना। आप देखो ये सेकंड जो नरसिम्हन कमेटी सेकंड रिकमेंडेशन है, उसने फिर वही बात की, लेकिन उसने बोला कि ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है ये आपने बना तो दिया है, ये लॉ, कोई एक लॉ लेकर आओ जिस लॉ से आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करो ताकि इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब लॉ बना है तो हाँ अब ये इन्फोर्सेबल भी है। बात समझ आई? जब कोई चीज़ लॉ बन जाती है तो फिर वो इन्फोर्सेबल भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे लाया गया सरफाइसी एक्ट। हाँ, सेकंड कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये सरफाइसी एक्ट बनाया गया 2002 में। जैसे आज के टाइम पे आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, आईबीसी, है ना, आईबीसी। जैसे आज के टाइम पे एक कोड है आपका जिसको आप बोलते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। उसका भी यही सेम काम है, वो भी ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही है,
थोड़ी देर के बाद हम आगे चल के जब धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये सरफाइसी एक्ट, और अगर ये पहले से है ये सरफाइसी एक्ट, तो फिर ये नया आईबीसी लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि ये नरसिम्हन कमेटी 2 उसकी रिकमेंडेशन पे बोला गया कि आप ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो बना रहे हो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दो, तो उसके हिसाब से सरकार 2002 में लेकर आई सरफाइसी एक्ट। ठीक है, एक तीसरी चीज़ बोली गई, आप न्यू बैंक्स को लाइसेंस दो, आप न्यू बैंकों को लाइसेंस दो। ये बात यहाँ पर भी बोली गई थी, पर अगर आप बोलो कि मेजॉरिटी फोकस कहाँ कब किया गया, तो आप बोलोगे नरसिम्हन कमेटी 2 में ऐसा बोला गया कि आप न्यू बैंकों को लाइसेंस दो। ठीक है, ताकि कुछ नए प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो गवर्नमेंट भी सामने उनके सामने लड़ेगी, तो वो भी कुछ अपनी फंक्शनिंग अच्छी होगी उनकी। सही बात है, ठीक है ना। एक तो बोला गया कि आप अपना शेयर होल्डिंग कम करो, दूसरा बोला कि कुछ नए बैंक जो हैं उनको आप लाइसेंस दो। ठीक है, ठीक बात है। तो यहां से जो नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया वो कौन कौन से बैंक थे? एक आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये 2 बैंक थे जिनको उस टाइम पे लाइसेंस मिला, जो कि आज भी चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, क्या समझ आई कि बैंकिंग में कुछ रिफॉर्म किए गए और ये बोला गया कि आप अपनी शेयर होल्डिंग जो है यहां से कम करो। ठीक है, तो जो आज हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हो कि हाँ, नरसिम्हन कमेटी ने पहले ही ये रिकमेंडेशन दे दी थी, बहुत पहले, है ना। ठीक है, फिर आप देखो कि एक चीज होती है जिसको आप, जो मैंने आपको यहाँ 3 कमेटी बताई, उर्जित पटेल कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी और ये बिमल जालान कमेटी। ठीक है, आप देखो इसके बारे में हमने बात कर ली। आप देखो कि इसने जो रिकमेंडेशन दी उससे क्या हो रहा है। इसने रिकमेंडेशन दी कि आप ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। और ये तीनों कमेटी कब बनाई गई हैं? जब हमारे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। ठीक है, अब आप देखो, मैं आपको ये पुरानी चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये है 2015-2016 के आसपास की। ठीक है, ये आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि भाई अगर आप अखबार पढ़ोगे तो आप, एक न्यूज़ होती है जो बहुत सालों से चल रही होती है, लेकिन उसकी अपडेट आती रहती है, नई चीज़ें उसमें क्या हुई, है ना। अगर आपको ये वाली चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ये स्किप करके हम आज की तारीख में चले जाएं, तो ये हिस्सा आपका मिस हो जाएगा, है ना। तो आप आज जो हो रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा, है ना। ठीक है, इसीलिए आपको ये पुरानी चीज़ पहले बताई जा रही है कि ऐसा हो रहा था, इसीलिए आज ये वाली स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो ये नचिकेत मोर कमेटी ने बोला कि आप ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो इसका मतलब क्या होता है, आप मतलब समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आप किसी बैंक में अपना ये सेविंग्स अकाउंट खुलवा सको, मतलब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करा सको। आपका एक बैंक का खाता होना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट, और उसमें आप ये सेविंग अकाउंट खुलवा सको, कुछ पैसा डिपॉजिट करवा सको। ठीक है, सेकंड चीज़,
आप बोलो ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप खाता भी खुलवा सकते हो, लेकिन आपको सरकार, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है या कोई स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर भी आप एलिजिबल होने चाहिए कि आप पैसा लगा सको। अगर आप यहाँ से ज़्यादा आपके पास पैसा है, आप बैंक में नहीं रखना चाहते हो, तो आपके पास फ्री एक विल होना चाहिए कि मैं कहीं और भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल LIC का आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया, कोई भी और चीज़। थर्ड चीज़ कि आपको लोन मिलना चाहिए बैंक से, ठीक है। थर्ड चीज़ कि आपको लोन बैंक दे, तो आप बोलोगे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। और फोर्थ चीज़ कि आपको कोई इंश्योरेंस मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कवर। अगर ये चार चीज़ें पूरी हो रही हैं, अगर ये चार चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो आप बोलोगे हाँ सही में किसी आदमी का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। जस्ट किसी का बैंक का खाता खुल गया, वो बैंक में जुड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका हिंदी क्या है? आप फाइनेंशियली इंक्लूड हो गए किसके अंदर? बैंकिंग सिस्टम के अंदर, है ना। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन होना, है ना। आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपने लिखा था लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लिखा था लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का सेकेंड लाइन, वहाँ पे लिखा था आपने लिखा था कि ये लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेकेंड या थर्ड पॉइंट था ना, सेकेंड या थर्ड पॉइंट था लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का कि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। फिर आपने देखा कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी तो आप देखो क्रेडिट का क्रिएशन नहीं होगा, मनी मल्टीप्लायर जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें भी देखी। फिर आपने देखा अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी, आप देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसका मतलब वो आदमी किसी मनी लेंडर के पास जाएगा, फिर वो मनी लेंडर जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे पैसा देगा, फिर उससे वो चुकाया नहीं जाएगा, आप देखो फिर उससे सुसाइड, फिर उससे जो उसके बच्चे हैं फिर उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं होगा। और यही जो है हमारी आगे चल के हमारी यही जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बनना है ना, जो नया यूथ जो है जो हमारी कंट्री को चलाएगा, है ना। या फिर अगर इस साइकिल में वो फंस गया, उसके पास बैंक का एक्सेस नहीं है, तो वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा, या सुसाइड कर लेगा, या उसके बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर, है ना, या फिर ये ट्रैफिकिंग। तो आप देखो ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ये आपको ऐसे लिंक करना, आपको समझ आना चाहिए, है ना। मानो आपको कोई मेंस में आंसर लिखने को आ गया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर चाइल्ड लेबर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हो कि हाँ क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है आप बैंक के पास नहीं जा सकते हो, या एक डेट ट्रैप है, इसको आप क्या बोलोगे? ये डेट का ट्रैप है, आप डेट के ट्रैप में फंस गए, आप इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो यहाँ तो आप सुसाइड कर लोगे, यहाँ आपके बच्चे वो चाइल्ड लेबर या फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बात समझ आ रही है? और अगर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। ठीक है, बात समझ आई? तो आप देखो ये बैंक होना चाहिए और बैंक में आपका खाता होना चाहिए। वहां से सरकार स्कीम लेकर आई जिसका नाम है जनधन योजना। ठीक है, आपको लोन मिले, ये भी इसी के अंदर है। अभी जैसे ही हम ये पढ़ेंगे कि ये जनधन योजना क्या है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस कवर के लिए भी अब सरकार एक चीज़ लेकर आई जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। है आयुष्मान भारत में आपको मिलता है ना क्या 5 लाख तक का इंश्योरेंस, है ना, मिलता है ना। आप सबके पास वो आयुष्मान भारत वाला कार्ड होगा, है, बनवाया ना आपने? नहीं बनवाया? बनवाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो फ्री है ना सब कुछ, वो सबको एलिजिबल है ना। हमारे यहाँ पे तो आयुष्मान भारत सेहत स्कीम है ना, है ना। आपको पता है ये आयुष्मान भारत हमारे स्टेट का बाकी स्टेट से कैसा अलग है, पता है ना आपको? नहीं पता आपको? आप देखो बाकी स्टेट में जो है सोशल एंड इकोनॉमिक
कास्ट सेंसिस ACC जिसको हम बोलते हैं 2011, है ना, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस, है ना, उस आधार पे किसी की सैलरी जो है वो कम है, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आपका राशन कार्ड बनता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, है ना, वैसे एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है वो आयुष्मान भारत मिला है, ठीक है, बाहर की स्टेट में एक्सेप्ट J&K, लेकिन हमारे J&K में एवरीवन इज एलिजिबल, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी इनकम लाख में है या करोड़ या अरबपति है ना, वो बच्चा है या बूढ़ा है, कोई यहाँ पे ऐसा वो नहीं है। हमारे यहाँ पे सबका बना है और हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत, उसके आगे आपके कार्ड पे लिखा होगा सेहत स्कीम, आयुष्मान भारत सेहत कार्ड, सेहत कार्ड। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आप वहाँ पे अपना फ्री इलाज करवा सकते हो। ऐसा क्यों रखा है J&K के लिए? क्योंकि J&K स्पेशल स्टेट है भाई, यहाँ पे फिर लोग नाराज हो जाते हैं ना, स्पेशल स्टेटस है ना, है ना, समझ रहे हो ना? नहीं तो वो बोलेंगे हम हमें देखो पराये हो जैसा हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी कम है, होता है। J&K इज ऑलवेज स्पेशल, तो उसके लिए स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप? आपके लिए स्पेशल चीज़ें होती हैं, आप समझो ये बात। आपको ऐसा लगता होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। J&K में जितना तो आप बिजली के ही मज़े ले रहे थे आज से, अभी प्राइवेटाइजेशन होने से पहले, उतने तो कहीं पर भी मज़े नहीं लिए हुए किसी ने, है ना। आप देखोगे लोग 3-3, 4-4, 5-5 AC चला रहे हैं, हर कमरे में AC चल रहा है ना। मैं दिल्ली जाता था तो मैं अपने कमरे में भी टाइमर लगाता था कि भाई इससे ज़्यादा मैं AC नहीं चलाऊंगा, 5-6 हज़ार रुपये बिल आता है ना। यहाँ पे क्या होता है, वही 300-400 रुपये दिया और बस हो गया। 300-400 रुपये बिल आता है किसी का? नहीं आता है ना, लेकिन लोग AC चलाते हैं, सब चलाते हैं। आपको पता है, अभी आप मानोगे नहीं कि ऐसा होता है यहाँ पे, है ना, होता है, पर सबको पता है। तो अभी इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, जब पिछले साल तो सब रो रहे थे कि नहीं नहीं कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। फ्री की जब आदत पड़ जाती है तो फिर बुरा लगता है ना। जब फ्री में आपको जियो का वो मिलता था डेटा तो आपको मज़ा आता था, फिर उसका रिचार्ज हो गया तो आपने बोला अरे अब मैं सिम चेंज कर दूंगा, दूसरी सिम लूँगा, है ना। अगर उसी टाइम कोई और कंपनी आ जाती जो फ्री का देती तो आप जियो को छोड़ देते ना, है ना, ऐसा ही होता ना। तो बस आप देखो, सरकार 2015 का समय सरकार स्कीम लेकर आई, जनधन योजना। जनधन योजना, नीचे इसका लोगो बना होता है, उस लोगो पे लिखा होता है मेरा खाता भाग्य विधाता। आपको पता नहीं है पर आप लिखोगे तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने स्कीम पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, आपको पता है इस स्कीम का नाम? फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अभी जो लोग जिनकी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है उनको हो सकता है कि भारी भारी लगे वर्ड, है ना, क्या है कृषि सिंचाई, क्या है ना, है ना। पर आप समझो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मतलब कृषि मतलब फार्मर, सिंचाई मतलब इरिगेशन, और योजना मतलब स्कीम, है ना, मतलब इरिगेशन की कोई स्कीम है ना। तो उसके नीचे लिखा होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, उसका नीचे लिखा होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो आप हाँ ऐसी चीज़ें आप अगर एग्जाम में कोट करोगे तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने स्कीम पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको पता नहीं है अच्छे से, है ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी आपके पास अगर चीज़ें होंगी तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है पढ़ के कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका नाम है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हर फैमिली का एक बैंक अकाउंट जो है वो सरकार खुलवाएगी। हर फैमिली का एक बैंक अकाउंट, अगर एक फैमिली है उस फैमिली में किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, एक फैमिली है मानो उसमें 4-5 बंदे हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, तो उनमें से किसी हस्बैंड या वाइफ उसका किसी का ये एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। फिर आप देखो इस स्कीम में और क्या बोला गया। इस स्कीम में बोला गया कि आपको हम इंश्योरेंस कवर देंगे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब ये 2015 में स्कीम आई थी, ये तब की बात। और फिर इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब 2015 में स्कीम आई
तब ऐसा बोला गया कि आपको इंश्योरेंस भी देंगे हम, 1 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे, ठीक है, एक्सीडेंटल कवर। आप इसको मानो कि आपको एक एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है, इंश्योरेंस, आपको कुछ हो जाए तो आपको 1 लाख तक का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ऐसा बोला गया कि एक आपके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उस टाइम रखी गई थी 5,000 रुपये। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 रुपये। ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके खाते में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप जाके पैसे निकाल सकते हो, यही मतलब है ओवरड्राफ्ट का। यही मतलब होना चाहिए। ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं और आपको ज़रूरत है तो आप जाके बैंक से बोलो कि मुझे पैसे दे दो और वो पैसे आपको दे देगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बोलोगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी रीसेंट डेवलपमेंट में 2018-19 ये 2015 की बात है। 2018-19 में आपका ये एक्सीडेंटल कवर जो है वो बढ़ा के कर दिया गया 2 लाख, और ये आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसको बढ़ा के कर दिया गया 10,000, ठीक है। तो आप ये वाला डेटा लिख लो, ठीक है, या ऐसे लिख लो ताकि आपको पता चले कि ऐसा था और फिर उसमें रीसेंट डेवलपमेंट में ऐसा किया गया। ठीक है, कोई डाउट है? आप देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका मतलब क्या था कि आपका बैंक में खाता होना चाहिए, तो खाता खुलवा दिया, ठीक है। फिर आपको इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए तो इंश्योरेंस भी दिलवा दिया 1 लाख का। फिर आप लोन ले सको तो आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो है आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक बात है। इस एक्ट में, इस स्कीम में एक और चीज़ लिखी गई कि हम एक अलग से फंड बनाएंगे, मानो कि आप टैक्स भरते हो, उस पर लगता है सेस और सरचार्ज। अभी आपको नहीं पता है तो अभी सिर्फ ये समझाने के लिए आप समझो कि आप कोई चीज़ खरीदते हो, उस पर मानो आपको जीएसटी लगता है ना, वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मानो आप इनकम टैक्स भरते हो, उसमें लिखा होता है ये प्लस ये आपको सेस लगा। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप का सेस होता है। सेस मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के लिए लगाया गया टैक्स, ठीक है। जैसे लगता था स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, 0.5%, 1% आप पे टैक्स लगाया जाएगा। वो पैसा अलग से ये स्वच्छ भारत के लिए जो प्रोजेक्ट हम चलाएंगे उसमें यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी पर लगता है एजुकेशन सेस, ये सब डायरेक्ट टैक्स हैं। पर्टिकुलर स्लैब होता है कि जो इतना इतना पैसा कमाता है वो ये भरेंगे, है ना, नॉर्मल जनता के लिए नहीं होता, ठीक है। आगे चल के जब हम बजट पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कहने का मतलब बस ये है कि कहीं से सरकार पैसा उठा के जहाँ से उसको कमाई हो रही है वहाँ से वो पैसा लाके इस फंड में डालेगी। क्यों डालेगी? क्योंकि आपने किसी बंदे को 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे दिया, भाई उसने वापस नहीं किया तो, है ना, बात समझ आई? आप किसी को पैसा दे रहे हो 5,000 रुपये 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट, कोई कोलेट्रल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उसने पैसा वापस नहीं किया तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वो नुकसान जो है फिर वो सरकार इस फंड में से पैसा निकाल के बैंकों को दे देगी। बात समझ आई, है ना, ठीक है ना। इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बैंकों ने अपनी गारंटी ली, बैंक को क्या फ़ायदा है? बैंक को कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक को ऊपर से फोर्स किया गया कि हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, आप ऐसा ऐसा करो, है ना, ठीक बात है ना। क्यों ऐसा क्यों करेगा बैंक? क्योंकि आरबीआई एक्ट में लिखा है भाई, आरबीआई का ऊपर सुपरविजन कौन करता है? आरबीआई का सुपरविजन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई किसको अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और नीचे के जो बैंक हैं उनका सुपरविजन कौन करेगा? आरबीआई। तो अगर सरकार बोलेगी आरबीआई को कि हम ये स्कीम ला रहे हैं, आप बैंकों को बोलो कि आपको ये करना है, तो वो करेगा, है ना। पर अगर ये पैसा वापस ना आए तो उसको भी तो भरपाई करनी है ना कहीं से, है ना। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये अलग से जो सरकार पैसा कहीं से कलेक्ट करती है उसका कुछ अमाउंट जो है हर महीने
इसमें फंड में डालेंगे और कभी यहाँ पे पैसा वापस नहीं आया तो बैंकों को पैसा वापस किया जाएगा। बात समझ आई? इसके साथ एक और चीज थी कि आपको मिलेगा ये रुपए का डेबिट कार्ड। आपको मिलेगा रुपए का डेबिट कार्ड। हाँ, तो आपको रुपए का डेबिट कार्ड दिया, क्यों दिया भाई? कोई बहुत गरीब इंसान है, किसी गांव देहात में रहता है, पैसे की बैंक की ब्रांच मानो बहुत दूर है, सिटी में जाकर है ना, क्या पता एटीएम कहीं पास में मिल जाए तो पैसे उसको कभी भी निकालना, जब उसका मन करे उसको निकाल सके, है ना। तो उसके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, सही बात है। इसलिए उसको दिया गया रुपए का डेबिट कार्ड। तो आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी दिया, आपका खाता भी खुलवा दिया, इंश्योरेंस भी दिलवाया, कितना 2 लाख का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी 10,000 की। तो अब ये 1 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपए वाला इंश्योरेंस, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये समझो। ये रुपए, तो ये रुपए क्या चीज़ है? आप देखो, आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसमें साइड में यहाँ लिखा होता है ये मास्टर कार्ड, यहाँ लिखा होता है माइस्ट्रो, है ना, लिखा होता है मास्टर कार्ड, लिखा होता है माइस्ट्रो, वैसे ही लिखा होता है रुपए, है ना। तो ये सब क्या है? पेमेंट गेटवे। ये क्या है? एक टाइप का पेमेंट गेटवे। ये एक टाइप का पेमेंट गेटवे। तो ये काम क्या करता है? मानो आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, आपके पास कोई आपका एटीएम कार्ड है, मानो कि वो आईसीआईसीआई बैंक है, पर ऐसा तो नहीं होता ना कि आप आईसीआईसीआई बैंक के ही एटीएम में जाके उससे पैसा निकालोगे। आप तो किसी भी एटीएम से जाके निकाल लेते हो ना, है ना। आप तो एचडीएफसी में भी जाके निकाल लोगे, जेएंडके बैंक से भी निकाल लोगे, किसी से भी निकाल लोगे। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो नीचे यहाँ पे आपके लिखा होगा वो आपका है पेमेंट गेटवे, ठीक है। वो लिंक बना रहा है बैंकों के बीच में, और आपका किसी भी बैंक का अकाउंट हो वो आपको ट्रांजैक्शन करने दे रहा है। वो बीच का एक पेमेंट गेटवे है ना। बात समझ आई? वो पेमेंट गेटवे जो है उसको पता चलता है कि ये जो कार्ड है ये कौन से बैंक का है, इसका असल में खाता कौन से बैंक में है, मतलब डेबिट कहाँ से करवाना है, और एक्चुअल में ये कौन से बैंक के एटीएम से पैसे निकलवा रहा है। ऐसा इस पेमेंट गेटवे वाली जो कंपनी है उसको पता चलता है जैसे ही आप स्वाइप करते हो, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि किसी, आप अगर अपना बैंक छोड़ के किसी और बैंक से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करो तो फिर पैसे कटते हैं। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? आपको पता है ये कि नहीं पता है? आपको नहीं पता ये? अगर आप अपना, जिसमें आपका बैंक है, वो एटीएम छोड़ के दूसरे एटीएम से 3 या 5, उसमें लिखा होता है कि आपका ये जो बैंक है, ये एटीएम जो है वो अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरिया में है, ठीक है। उस हिसाब से लिखा होता है कि अर्बन एरिया में आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रूरल एरिया में आप 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप किसी अदर बैंक से अपना एटीएम यूज़ करोगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये सब किसके पास होती है? ये पेमेंट गेटवे के पास। क्या चीज़? अरे वो कोई काम की चीज़ नहीं है, वो आपका अपना बैंक है। अगर आपका एसबीआई का कार्ड है तो आपको पता होगा भाई, मुझे ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं है ना, वो कोई काम की चीज़ है ना। वो कोई काम की चीज़ थोड़ी है कि पेनल्टी कितनी पड़ती है। मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता है कितनी पड़ती है, पर कुछ अमाउंट की पेनल्टी पड़ती है ना, ठीक है। 30-35 रुपये शायद इसके आसपास जो है आपके पैसे कट जाते हैं। कुछ 30-35, 50 से कम नहीं होते हैं, मतलब 30-35 के आसपास आपके कुछ पैसे कट जाते हैं। आप देखो, अब ऐसा करने के लिए ये पेमेंट गेटवे जो है वो पैसा डिमांड करेगा ना कि मैं आपका ये ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ तो मुझे पैसा दो, है ना। तो इसको वो पैसा कौन देगा? बैंक देंगे, है ना, क्योंकि ये बैंक का काम इजी कर रहा है ना। सही बात है।
ये पेमेंट गेटवे जो है ये आपका इतना ट्रांजैक्शन का झमेला देख रहा है हर बंदे का, तो इसको पैसा कौन देगा? बैंक देंगे, है ना। क्योंकि अगर लोग किसी बैंकों से अपना पैसा निकलवा पा रहे हैं, पैसे दे पा रहे हैं, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? बैंक को हो रहा है। बैंक की ट्रांजैक्शन आराम से स्मूथली काम कर रही है, तो पैसा किसको मिल रहा है? मतलब फ़ायदा किसको हो रहा है? लोगों को। तो अगर ये काम कर रहा है तो इसको पैसा कौन देगा? बैंक देंगे। बैंक देंगे। नहीं समझ आई? आपको समझ नहीं आई? हाँ तो जाओ। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे जो है इसको बैंक पैसा देंगे। तो ऐसा करके साल में बहुत सारे लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपी ये पेमेंट गेटवे जो है ये बैंकों से डिमांड करते हैं कि हमने आपका ये ट्रांजैक्शन करवाया, आप हमें पैसे दो। ठीक है, ऐसे ही करके 2 पेमेंट गेटवे थे जो बाहर के थे, ये मास्टर कार्ड और माइस्ट्रो। थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे आज या कल की क्लास में कि ये मास्टर कार्ड तो इसको पिछले साल जाके इंडिया में कुछ बैन कर दिया गया। ठीक है, ये मास्टर कार्ड कुछ इंडिया ने कुछ बोला था कि आपको ये स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं कर रहा था तो इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया का एक पेमेंट गेटवे बनाया गया। किसने बनाया? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई वही जो आपको मैंने लिखवाया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने बोला कि हम अपना इंडिया में खुद का एक पेमेंट गेटवे बनाएंगे जिसका नाम है रुपे। रुपे ने बैंकों को बोला कि जितने पैसे ये आपसे डिमांड कर रहे हैं हम उससे कम में आपका ये काम कर देंगे, है ना। ठीक है, अगर रुपए जाके बोलेगा बैंकों को कि जितने पैसे ये आपसे ले रहे हैं हम उसमें कम में कर देंगे, तो बैंक फिर अपने एटीएम कार्ड पे ये माइस्ट्रो मास्टर कार्ड हटा के रुपए वालों को रखवा लेंगे पेमेंट गेटवे, है ना। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। इसीलिए इस स्कीम में आपको जो मिलता है वो है रुपए का डेबिट कार्ड। ठीक है, पर इस स्कीम में एक और चीज़ लिखी गई कि ये 2 लाख का, ये 1 लाख का जो आपको इंश्योरेंस है ये तभी मिलेगा जब आप एक मिनिमम पीरियड ऑफ डे, मिनिमम डेज क्या रखे गए थे? 45 डेज। अगर आप मिनिमम 45 डेज में ये अपना कार्ड जाके स्वाइप करवाओगे किसी एटीएम से, ठीक है, तभी जाके आपको ये 1 लाख तक का जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं तभी मिलेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रही है सबको? हाँ, तो ये कंडीशन क्यों फुलफिल करनी है भाई? अगर आप कार्ड यूज़ नहीं करोगे तो फिर इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? जब आप कार्ड यूज़ करते हो तो उस पर रुपये पैसा कमाता है ना। आप कार्ड यूज़ करते हो तो रुपये पैसा कमाता है ना। तो अगर आप कार्ड यूज़ नहीं करोगे तो रुपये पैसा नहीं कमाएगा, और अगर रुपये पैसा नहीं कमाएगा तो वो कहाँ से इंटरेस्ट भरेगा जिससे आपको ये इंश्योरेंस मिल रहा है ना। बात समझ आई? जैसे अगर आप यहाँ पे पैसा जब ये नहीं दे पा रहे थे तो मैंने बोला यहाँ से पैसा निकाल के एक फंड में डाला है और वो फिर यहाँ पे अगर ये पैसा वापस नहीं देंगे तो ये पैसा देगा, है ना। वैसे ही अगर आप कार्ड को नहीं चलाओगे 45 दिन में तो जो इंटरेस्ट का पैसा है रुपए वो नहीं भर पाएगा और आपको ये इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या चीज़? कोई भी कर सकता है मतलब? क्वेश्चन समझाओ। कोई भी स्वाइप कर सकता है मतलब? हाँ, कोई भी मतलब क्या, जिसका खाता होगा वही जाएगा ना। कोई भी क्या हुआ मतलब?
मानो कि मैंने बोला कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं, उसमें से किसी एक बंदे का अकाउंट खुल गया। अब मानो जिसका अकाउंट खुला है भाई वो उसकी तबीयत खराब है, तो उसके घर वाले ही तो जाएंगे ना, और कौन चला जाएगा। मानो वो नहीं गया खुद, तो उसके घर में से कोई जाके स्वाइप करवाएगा। और अगर कुछ हो गया बाई चांस इसके साथ, तो जाके इसको वो मनी क्लेम कर पाएगा ना इंश्योरेंस की। ऐसा थोड़ी है कि स्वाइप करा के आ गया तो लाओ मेरा 1 लाख रुपए दो, ऐसा थोड़ी है। मतलब कुछ होगा तो अभी तो मिलेगा ना पैसा। एक्सीडेंटल कवर का मतलब क्या होता है कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ होगा तो फिर तुम्हें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब आप बोलना चाहे हो ये एनिमल हस्बेंड्री के आसपास वाला लोन, मतलब इंश्योरेंस? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता है, अगर होगा तो मैं देख के आपको बताऊंगा। अभी मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसा गलत आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर मुझे पता चला तो मैं बताऊंगा। आपको समझ आया ये क्या कह रहा था मैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपने इसको चलाया और फिर अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, है ना, इसका ये मतलब है। लेकिन फिर इसका अगर आप बोलो जनधन अकाउंट है तो इसका क्या लिमिटेशन है, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है ना। ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है ना। क्यों लिमिटेशन है? लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि भाई बैंकों का एटीएम आपको पता नहीं मिले नहीं मिले, आप जा पाओ नहीं जा पाओ, है ना, ठीक बात है। आपको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि 45 दिन हो गए, अब मुझे सिटी जाना पड़ेगा। मानो गांव से कोई सिटी की तरफ जाए, सिटी में होगा ना एटीएम, तो ज़्यादातर एटीएम आप देखो कि सिटी में होते हैं, है ना। गांव में तो जितना अगर सिटी में हर गली के आसपास एटीएम होगा, आप देखो इसी रोड में एक एटीएम इधर है, एक एटीएम इधर है ना। सिटी में आपको हर ऐसे 100 मीटर के आसपास दिख जाएगा। गांव में कम से कम ये होगा कि हाँ ऐसा 3-4 गांव कहीं मिलते हैं तो कहीं सेंटर में एक बड़ा एटीएम होगा, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसको लोग बोलते हैं, या जो बड़े एडिटोरियल वगैरह लिखते हैं सजेशन देते हैं कि आपको इसको या तो बैंक एटीएम का पेनिट्रेशन आप बढ़ाओ, या इसका ड्यूरेशन भी आप कुछ बढ़ाओ कि हाँ ठीक है 2-3 महीने में एक बार यूज़ करें। पर अब फिर वो ये है कि अब रुपए वाले नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि हमें इसमें मज़ा नहीं आया। अब ये अगर 4 महीने में एक बार स्वाइप करेंगे तो फिर तो बहुत कम स्वाइप हुए ना। 45 दिन में एक बार स्वाइप करना, 90 दिन में करना, फिर हाफ हो गया ना, है ना। तो उतना हमें पैसा मिल ही नहीं पाएगा, उतना जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कैसे, आपने 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख बोल तो दिया, पर हम तो यहाँ पे कमा ही नहीं पा रहे, हम कैसे दे 2 लाख का इंश्योरेंस, है ना। ठीक बात है ना, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो आप लिखो ये ड्रॉबैक जो है ये जनधन अकाउंट का, जनधन स्कीम का जो ड्रॉबैक है वो यही है। प्लस इसका एक और ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक आपने देखा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। आप देखो, आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ तो अमीरों ने पैसे निकाल के अपने घर पे जो काम करते थे वर्कर, उनके जनधन अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, और फिर पता नहीं चला, और फिर वो बैंक से इधर उधर घुमा के अपने पैसे जो थे ब्लैक से वाइट करवा लिए। ऐसा आपने सुना था? ऐसा मत बोलना कि हमने ये न्यूज़ ही नहीं सुनी है, ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, सुना तो होगा ना आपने, कुछ ऐसा हुआ है ना। आप देखो, ऐसा होने को आप क्या बोलते हो? ये हवाला ट्रांजैक्शन। ऐसा बोलने को आप क्या बोलते हो? हवाला ट्रांजैक्शन। आप न्यूज़पेपर वगैरह खोलोगे, वहाँ लिखा होगा कि इतना इतना हवाला मनी। हमारे JNK में तो बहुत ज़्यादा होता है ना। हमारे यहाँ पे आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो लिखा होता है इतना हवाला मनी सीज्ड इन एयर श्रीनगर, या फिर जम्मू, या कहीं पर भी, है ना, हवाला का मनी। अब ये हवाला मनी काम कैसे करता है? काम करेगा, मानो ये सक्षम है, सक्षम मुझे एक ही नाम पता है सक्षम का, ठीक है। मानो ये सक्षम है, मानो सक्षम का BSc कर रहा है ना, मानो सक्षम ने BSc कंप्लीट की,
उसकी जॉब लग गई, यूएसए चला गया। मानो ये सक्षम के पेरेंट्स यहाँ पे घर पे, अब सक्षम कुछ पैसा जो है वो अपने घर पे भिजवाना चाहता है ना। सक्षम पैसा भिजवाना चाहता है, मानो कितना, 1 लाख रुपया। अभी 1 लाख रुपया अगर भिजवा सकता है, अब ये तो एनआरआई है, बैंक के थ्रू भिजवाएगा तो फिर उसमें आपको पता है कि बहुत सारे वो केवाईसी नॉर्म्स, फिर अगर 50,000 रुपये से आप ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन करो तो वो फिर इनकम टैक्स वाले भी आप पे नज़र रखते हैं, है ना। मतलब आपका बैंक जो है आपके सारे ट्रांजेक्शन पे इनकम टैक्स और उन सब की बहुत नज़र होती है ना। अगर ये चाहता है कि मेरे को ये सारा झमेला नहीं करना है तो ये क्या करेगा, ये हवाला ट्रांजेक्शन का एक बीच में बंदा रहता है, ये उसको फ़ोन कर देगा, बोलेगा कि मैं तेरे खाते में डाल देता हूँ 1,05,000 रुपये, और इसको कुछ बता देगा कि ये कोड है। फिर ये कोड जाके अपने मम्मी पापा को भी बता देगा कि कोई आएगा आपको पैसा देने, उनको ये कोड बता देना, है ना, ठीक है ना। फिर ये पैसा लेके इनके पास आएगा तो ये इनको कोड बताएगा, फिर ये 1 लाख रुपये इनको दे देगा, और ये 5,000 रुपये ये तो इसका कमीशन है ना। बात समझ आई। इसने 1,05,000 रुपये डाला और फिर यहाँ पे माँ बाप के पास 1 लाख रुपये पहुँच गया, और 5,000 रुपये इसका अपना हवाला वाले का कमीशन। ऐसे ये हवाला का सारा नेटवर्क जो है वो चलता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कहाँ चलता होगा, क्रिकेट में ये बैटिंग वगैरह होती है, और ये टेररिज्म, है ना, ये ज़्यादातर यहाँ चलता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा काम करता है, ठीक है। क्यों, बैंकिंग सिस्टम से बहुत इसमें टाइम लगेगा, और मेरी कितनी इनकम है, बहुत सारी चीज़ें ये भी सारी सरकार को पता चल जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैं ये वाला रास्ता अपनाऊंगा, ठीक है, ये हवाला ट्रांजैक्शन वाला। तो ऐसा होने से क्या होता है कि लोग किसी के जनधन अकाउंट में मानो 4-5 लोगों को पकड़ लिया, और उसमें थोड़ा सबका पैसा डाल दिया, और पैसा इनके पास आ गया, फिर इनका पैसा निकलवा के किसी और को दे दिया, है ना, ठीक है। तो ऐसा बोलने में आ रहा था कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने अपने घर पे जो काम करने वाले थे उनके जनधन अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करवाया, और उनको बोला कि आप जाके अपने पुराने करेंसी नोट न्यू के बदले बदल के लाओ, है ना, बोलो ये हमारे पैसे हैं, है ना। मानो आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था और आपके जनधन अकाउंट में डाल दिया गया, आपके घर के वर्कर वगैरह के अकाउंट में, और बोला गया कि आप वहाँ जाके बोलना कि ये मेरा पैसा है, और ये पुराने करेंसी नोट जाके आप नए ले आओ, और जब नए मिल जाएंगे तो आप मुझे दे देना वापस। जैसे 1 लाख रुपये है, आपने 1 लाख रुपये आप पुराने करेंसी नोट नए करवा दिए, तो मैं 5,000 रुपये आपको दे दूंगा। आप वर्कर के लिए तो 5,000 रुपये भी बहुत है ना। बात समझ आ रही है। इसीलिए वो यहाँ पे फंस जाता है। तो आप बोलोगे कि ये भी एक ड्रॉबैक है कि जनधन अकाउंट जो है उसको बहुत जगह ऐसा देखा गया कि हवाला ट्रांजैक्शन में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उसके साथ ऐसा हो रहा था, और जो लोग थे वर्कर मेड घर पे, उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, और जो लोगों का पैसा जो एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना चाहिए था, समझ रहे हो, लोगों का वो पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना चाहिए था, जैसे मानो किसी के पास एक्सेस पैसा पड़ा था, अगर वो जाके बैंक में बताता कि ये मेरा पैसा है तो उसको उस पर टैक्स लगता प्लस पेनल्टी लगती, क्योंकि आपने बताया नहीं है, ये ब्लैक मनी है ना। लेकिन अगर उसने किसी को नहीं बताया कि ये उसका है और अपने किसी वर्कर को दे दिया, तो वर्कर के लिए, और बहुत सारे वर्कर को देगा, ऐसा नहीं किसी एक, फिर तो एक ही बात हो गई, है ना। फिर उतना ही पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, फिर तो वो एक ही बात है। वो 3-4 अकाउंट में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके बोलेगा कि आप जाके इसको वाइट करवा दो, फिर मैं आपको कुछ कमीशन पैसे की यहाँ दे दूंगा। बात समझ आई। तो ये आपका जनधन अकाउंट, और ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक। किसने बोला? नचिकेत मोर ने, ठीक है। यहाँ तक आप समझो जो आपको पढ़ाया गया, आपको समझ आया कि नहीं? कौन? नहीं, फैसिलिटी कोई नहीं है। फैसिलिटी सिर्फ ये कि ये ज़ीरो बैंक वाला, ज़ीरो मनी वाला खाता होता है,
ठीक है, जीरो मनी वाला खाता है। और आपको पता है कि जो अमीर इंसान है वो तो जनधन में अकाउंट नहीं खुलवाता है ना। अमीर इंसान का तो अपना खुद का सेविंग्स अकाउंट होगा, है ना। तो जो जनधन अकाउंट है वो एक परसेप्शन बन जाएगी, ये तो किसी गरीब लोगों का अकाउंट है ना। गरीबों के इंक्लूजन के लिए तो बनाया गया है ना जनधन अकाउंट। तो अगर उनके खाते में डाला जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करके डाला जाएगा तो इनकम टैक्स वालों की नज़र कम रहेगी इन खातों पे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। बात समझ आई? बस सिर्फ इतना है ना। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट या किसी और में हो रहा है, उनको पता है कि आपकी जॉब है, वो वाले खाते पे इनकम टैक्स की नज़र रहेगी, है ना। लेकिन कोई किसी के घर पे काम करता है, नॉर्मल जॉब, 20-30 हज़ार रुपये उसको मिलता है, ठीक है, 10-20 हज़ार रुपया, उसमें 10 हज़ार रुपये ऐड हो भी जाएगा तो क्या ही मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जबकि मानो कि आपका बहुत सारे बैंक में अलग अलग अकाउंट है और आपके पास 5 करोड़ रुपया था, ठीक है, तो उसको आप इधर उधर घुमाओगे तो पता चल जाएगा ना कि आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है। आपको मैंने बोला 50 हज़ार से ऊपर ट्रांजैक्शन करो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे नज़र रखता है ना, ठीक है। वही 50 हज़ार रुपया अगर आप 5 अलग अलग जनधन अकाउंट में डाल दोगे, 10-10 हज़ार रुपया, वो जाके उसको वाइट करवा के आपको वापस दे दें और उसको आप कमीशन दे दो, ये लो आपने 2-2 हज़ार रुपये सबको दे दिया, तो आपको तो फायदा ही हुआ ना। बात समझ आई? पक्का समझ आ गया? पक्का समझ आ गया? देखो आपको कोई और डाउट है? कोई और डाउट है तो बताओ। आप एक बारी देखो आपको क्या बताया है, आपको समझ आया कि नहीं आया है। ठीक है, आप देखो आपको डाउट है इसमें कोई, आप अपना ध्यान से ज़रा नोट्स पे नज़र मारो और आप देखो आपको कोई इसमें डाउट लगता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। जी तो सर अगर वो ट्रांजेक्शन करेगा ऑनलाइन तो सर उसमें कोई किसी गेटवे से करेगा ना सर वो ट्रांजेक्शन, तो सर उसमें कोई नजर करते हैं कितनी ट्रांजेक्शन कैसे, किस चीज़ की ट्रांजैक्शन? जैसे सर 1 लाख या 5,000 रुपये दिए उसको, हाँ, सर तो कोई उसे बोल रहे उसको नजर करनी है इतना पैसा कैसे आया उसको। आप मानो कि जैसे मैं जो आपको ये समझाना चाह रहा था कि वो यहाँ से बैंक का पैसा इसको दे देगा, ये हवाला ऑपरेटर को, और फिर ये हवाला ऑपरेटर आगे पैसे दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा इसको सेंड कर रहा है तो फिर ये आगे पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ, ऐसा तो ये इसको भी सेंड कर दे वो भी ट्रैक हो ही जाएगा, ऐसे तो ये कर दे वो भी ट्रैक हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये हवाला ऑपरेटर है तो इसके पास भी खुद के कुछ पैसे होंगे ना। ये फ़ोन कर देगा कि भाई मेरे घर वालों पे इतना पैसा भिजवा दो, है ना, तो ये खुद ही जाके भिजवा देगा। फिर ये कभी वापस आएगा किसी के थ्रू, जैसे आप देखोगे बैंक हवाला का पैसा सीज हुआ तो वो करेंसी होती है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल वाली जो ट्रांजैक्शन है बैंकिंग चैनल से हटाकर की जा रही है, कैश में की जा रही है ना। आप देखोगे आप लोगों से, आप ज़मीन खरीदते हो, आप कुछ और चीज़ करते हो तो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं लेंगे, आप हमें कैश में दो, है ना। वो बोलते हैं हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, हम चेक नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेते, आप हमें कैश में दो, है ना। होता है क्यों? क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि फिर ये इतना पैसा आपने लिया है किसी से, यहाँ बेचा है, तो बैंक को भी पता चल जाएगा, फिर वो उस पर आपको टैक्स लगाएंगे,
फिर आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि हाँ 50 लाख का है, आप 40 लाख मुझे कैश दो, फिर ठीक है 10 लाख रुपए मैं आपको बोलता हूँ कि आप बैंक से दे दो, है ना। इसका मतलब ये है कि हवाला ऑपरेटर के पास कुछ अपना पैसा होगा वहाँ से, वो जाके इसको दे देगा, और ये पैसा हार्ड करेंसी, मानो इसका कोई और दोस्त रहता है उससे यहाँ भिजवा दिया, फिर इसने घर जाके उसको दे दिया, पर बैंकिंग चैनल से हटके कैश में, ठीक है। इसीलिए बैंक में पता नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत बार होता है, आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान, ऐसा बोला जाता है पाकिस्तान यहाँ पे फेक करेंसी जो है वो पंप करता है ना। हम बोलते हैं काउंटर फिएट, मतलब जो करेंसी है वो पकड़ी गई, फेक करेंसी पकड़ी गई, है ना। फेक करेंसी पकड़ी गई, उसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे छप रही है और कैश के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। वो गलत नोट जो है, फेक करेंसी जो है वो फेक करेंसी यहाँ पर आ रही है, फिर वो फेक करेंसी अगर सर्कुलेट होगी तो उससे क्या होता है अब पता है ये आपको, है ना। मनी अपना वैल्यू लूज कर देगी ना, वो फेक करेंसी सारी सर्कुलेशन में आ जाएगी, है ना। ठीक बात है ना। कैसे लूज करेगी, क्योंकि भाई वो 100 रुपया तो वो 100 तो है ही नहीं ना, वो तो नकली नोट था, है ना। सही बात है ना। तो ये हवाला वाला जो है ये कैश में होता है, इसीलिए मैंने जो ये बोला कि वो यहाँ से पैसा दे देगा, मतलब वो कैश है ना। आपकी पहली क्लास है या आप पहले भी आते हो? पहले भी आते हो? क्या हो गया, डाउट है कोई? आप सबने वो M1 M0 किया था? बताओ, मुझे बताओ जरा क्या होता, आप बताओ सक्षम। क्यों? आपने तो बोला मैंने कर लिया। कब? फिर क्यों नहीं करके आए? मैंने कल बोला था आपको वो M0 M1 M2 M3 4 करके आना। क्या? जोर से तो बोलो यार। कौन सा प्रैक्टिकल? कौन सा? फिजिक्स? क्या है उसमें? जीनर डायोड? वो तो कुछ भी नहीं होता। जीनर डायोड क्या है? तो कुछ भी नहीं है। आप सबने लिखा पीछे? लिखा? क्या है M3 क्या है बताओ जरा। हाँ बताओ। अच्छा, पब्लिक, ठीक है। ठीक, आपने लिखा? आप आए नहीं थे शायद, है ना। आपने लिखा M1 M0 क्या है? क्यों अभी नहीं आए थे कल? टेस्ट कहाँ पे? कहाँ था टेस्ट आपका? कल है टेस्ट? ये 1 मिनट का भी काम नहीं था क्या? 1-2 मिनट का काम है ये, तो कुछ भी नहीं है। लिखा था? आपने नहीं लिखा? आपने लिखा था? आपने लिखा? क्यों यार, ये क्या बात है? ऐसे कैसे मजा आएगा? मेजरमेंट ऑफ द मनी मतलब क्या है? अभी M0 M1 M2 अब कुछ तो रखना था, अभी नाम M0 M1 M2 M3 रख दिया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्यों रखा है। मनी का ये बताना चाह रहे हैं कि मनी कौन सी है, मतलब ये रिजर्व मनी है, या फिर ये पब्लिक के पास मनी है, या पब्लिक के पास मनी प्लस टाइम डिपॉजिट है, या पब्लिक के साथ पास मनी टाइम डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ऐसा भी देखा ना आपने, या फिर डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, या फिर ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, यही है ना। तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई ये मनी प्लस उसके आगे 0 1 2 लिखा है। 0 मतलब आपको रिजर्व मनी बता दिया उसने, ठीक है, कि 0 रिजर्व होता है, और उसके बाद 1 2 3 4 उसने आगे नंबरिंग की है नॉर्मल, है ना। ठीक है, ये लड़की एकदम इंग्लिश में पढ़ के आती है एकदम, ये मैं एकदम डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ द मनी, है ना। फिर आगे स्टैगफ्लेशन। ठीक है ठीक है, आप देखो आपको कोई डाउट है तो बताओ, अभी बंद कर देते आज, है ना। गर्मी लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, आज आपको छुट्टी। आप देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट है?
अगर हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? अभी हमने कितना पढ़ा? अभी हमने बैंक देखा और बैंक में उसका एवोल्यूशन देखा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा बोला गया, पहले प्राइवेट थे, फिर उनका पकड़ के नेशनलाइजेशन किया गया, फिर उसको बोल रहे हैं कि नरसिम्हन कमेटी बोल रही है कि नहीं, आप सरकार इसमें से अपना मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है अपने शेयर्स मार्केट में बेच दो और प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे आने दो, है ना? ऐसा क्यों बोल रही होगी सरकार? सरकार ऐसा क्यों बोलेगी, मतलब कोई भी कमेटी ऐसा क्यों बोलेगी कि सरकार यहाँ पे अपना मेजॉरिटी शेयर आप जो है बेच दो और इसको प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा आने दो? ऐसा क्यों बोलेगी सरकार? हाँ ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, सही बात है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो प्राइवेट में भी ऐसा ही हो सकता है, अगर गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है तो प्राइवेट वाले भी अपने लेन देन वालों को ही कर सकेंगे। हाँ वो भी सही बात है, वही हम देखेंगे आगे चल के कि प्राइवेट से नेशनलाइजेशन हो रहा है और नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसमें अलग अलग बैंकों को लाइसेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट बार ही जब लाइसेंस दिया गया तो मैंने आपको बोला ये ICICI और HDFC है ना। सेकेंड बार जब लाइसेंस दिया गया तो 2 और बैंक आए, जिसमें से एक है कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। एक कोटक महिंद्रा बैंक पता है ना आपको, है ना। एक कोटक महिंद्रा बैंक है और एक आपका कोई IDBI बैंक है। ये IDBI बैंक सरकारी बैंक था जिसका अभी LIC इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ये IDBI बैंक का, ठीक है। ऐसे ही करके अभी 3rd राउंड ऑफ बैंक के लाइसेंस देने की बारी आ रही है, जो अभी एकदम रिसेंट चल रहा है ना। एकदम रिसेंट में ऐसा हो रहा है कि कमिटीज बोल रही हैं कि आपको बड़ी बड़ी जो प्राइवेट फर्म है जैसे कि ये टाटा रिलायंस, अब ये टाटा रिलायंस ने पहले यहाँ पे भी बहुत बार ट्राई किया है कि हम अपना बैंक बना पाए, ठीक है, लेकिन उनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई। अभी वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इनको बैंक का लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इनको बैंक का लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो उसके क्या प्लस पॉइंट है, नहीं मिलना चाहिए तो उसके क्या नेगेटिव हैं, ठीक है। बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? इसकी वजह से ये हो जाएगा ना कि सब छोटे छोटे बैंक तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो लो इंटरेस्ट रेट पे आप नीचे पैसा देंगे और छोटे छोटे बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे। हाँ मतलब वो तो होगा ही, वही जैसे मतलब आप बोल रहे थे फार्म लॉ में होने वाली चीज़ है ना। फार्म लॉ में भी आप यही कह रहे थे ना, फार्म लॉ में भी आप यही कह रहे थे कि ठीक है भाई, जो प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे वो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा पैसे पे आपसे क्रॉप खरीद लेंगे, बाद में जब APMC मंडी बंद हो जाएगी फिर वो आपको कम दाम देंगे और फिर APMC मंडी तो बंद होगी तो बंदा जो है अपना क्रॉप उसको कम दाम पे बेचने पे मजबूर हो जाएगा, है ना। जैसे आपका जियो के साथ हुआ, है ना। जियो जब आया तब आपकी कितनी सारी कंपनियां थी, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, है ना। पर उसके आने की वजह से एयरसेल तो गायब हो गया, है ना। आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो गया और एयरटेल, मतलब अब 2 ही बड़ी कंपनी है, एक एयरटेल और जियो। और ये आइडिया वोडाफोन तो मैंने नहीं देखा है किसी को, किसी के पास आइडिया वोडाफोन की सिम है, मेरे आगे पीछे तो नहीं है, ठीक है। हाँ वही है ना, VI वोडाफोन आइडिया, है ना, है ना। प्लस आपको स्टार्टिंग में आपको फ्री मिलता था, फिर उन्होंने आपको बोला कि वो 555 का रिचार्ज चलता था बहुत देर तक, अब वो वाला 666 का हो गया शायद कुछ, है ना। ऐसा है ना, पैसे बढ़ गए हैं ना। मैं यही वाला कर रहा था, मुझे यही पता है ना, है ना। अभी आप फंस गए हो, अब वो 900 का भी करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, अब क्या करोगे, है ना। ठीक बात है। इससे होता क्या है कि 2-3 ही बड़े प्लेयर बचेंगे, है ना। अगर आप स्विच करना चाहते हो जियो से आइडिया में जाओगे तो उधर भी, जियो से एयरटेल में जाओगे उधर भी सेम ही रेट है ना। अब वही 20-30 रुपये ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि आगे चल के जो अभी रिसेंट में चल रहा है कि ये प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नुकसान है, उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वो स्पेकुलेशन वाली चीज़ होती है कि आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, है ना। जैसे फार्मर्स के साथ चल रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। सही बात है।
हाँ मतलब अगर प्राइवेट प्लेयर जो है वो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग कम करती है और प्राइवेट प्लेयर अंदर आता है तो उससे वो प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है ना, एक टाइप का प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। प्राइवेट कंपनी आपको पता है कि वो अच्छे से काम करती है। सरकारी आप किसी हॉस्पिटल में ही देख लो, है ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको बेड ही नहीं मिलता है, नर्स भी काम नहीं करती है ना, नर्स और झाड़ू करने वाली वो सब एक ही होती है उधर, है ना, सही बात है कि नहीं, है ना, वही झाड़ू लगाएगी, वही आके इंजेक्शन लगा देगी। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता है उधर हर चीज़ के लिए अलग अलग है, पैसा लेते हैं आपसे ज़्यादा लेकिन फिर वो काम भी करते हैं, है ना, हाँ आउटपुट है, प्रोफेशनलिज्म आता है, आपको अपने काम का पता है कि आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी बैंक तो उसमें जैसे ही जाओ अरे लंच टाइम, या फिर आपको कुछ फॉर्म खुलवाना हो तो नहीं जाओ ये वाला कार्ड लेकर आओ, ये यहाँ पे साइन नहीं इसके पीछे भी साइन करवाओ, बच्चे का खुलवाना है उसके भी साइन लेकर आओ, है ना, वो तंग करते हैं आपको, है ना। वैसे नहीं, अगर होगा तो इसीलिए आप देखो नए बैंक जो आते हैं, अभी आप ऐड देखोगे कोटक महिंद्रा या फिर ICICI, तो हम आपका घर पे ही KYC कर देंगे, आप फ़ोन से ही आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, है ना, आता है ना, ऐसे आता है ना, तो आपको अच्छा लगता है कि यार इसकी सर्विस तो बहुत अच्छी है ना, घर बैठे ही हमारा अकाउंट खुल जाता है, तो मैं क्यों जाके SBI में अपना अकाउंट खुलवाऊँ, है ना। कोई आपको अच्छी सर्विस देगा तो आप उसी की तरफ जाओगे, सही बात है। तो ऐसा प्रोफेशनलिज्म आएगा, इसीलिए इसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा था। प्लस सरकारी बैंकों में नेशनलाइजेशन होने की वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई जिसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, NPA की समस्या बड़ी क्यों, उसका कारण ही है नेशनलाइजेशन करना। नेशनलाइजेशन के बाद आपने बोला कि आप गरीबों को लोन दो, इसको भी लोन दो, उसको भी लोन दो, फिर वो सारा लोन जो है वो गायब हो गया, है ना। लेकिन प्राइवेट बैंक, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक में NPA की समस्या नहीं है लेकिन PSU से तो कम है ना। एक पब्लिक सेक्टर का बैंक जो है, एक SBI है या एक जगह येस बैंक है, ठीक है, तो येस बैंक में कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहेगा NPA, है ना। वो अलग बात है कि येस बैंक वो भी अभी डूब चुका है, पर वो क्यों डूबा, उसने किसी और NBFC को पैसा दे रखा था, और NBFC तो वैसे भी रिस्की गेम है, आपको पता है ना, NBFC तो रिस्की गेम है, NBFC को पैसा दो तो वो तो कहीं और से डुबा देती है पैसा, है ना, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं जर्नी की, एक टाइम से प्राइवेट था, फिर नेशनलाइजेशन किया गया, पर नेशनलाइजेशन करने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हुई, और अब हम सोच रहे हैं कि इसको प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट करने की तरफ जब हम बढ़े तो हमने पहले बैंकों को पकड़ के उनका मर्जर किया, है ना, जो हम कल पढ़ेंगे कि ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये NPA क्या है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, और फिर इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक टाइम पे इनका पकड़ के पहले मर्जर किया गया, मर्जर के बाद कुछ बड़े बैंक बने, है ना, और उन बड़े बैंकों में से भी सरकार ने लेटेस्ट बजट में बोला कि कोई इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर बैंक हो, हम 2-3 ही बड़ी बड़ी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी रखेंगे, बाकी सबको हम प्राइवेटाइज कर देंगे, है ना। ऐसा रिसेंट जो यही वाला जो बजट था 2022 वाला, उसमें ऐसा बोला गया। तो ऐसा क्यों चाह रही है सरकार और क्या उसके पीछे मोटिव है, हम उसको समझेंगे। हमें ये नहीं समझना है कि आप न्यूज़ में देखो कि अरे वो मोदी वो उसने सब बेच दिया, और उसने सब बेच दिया, ऐसे आप, है ना, ठीक है ना, वो गली मोहल्ले वाले आंसर नहीं लिखने हैं ना आपको। ऐसा होता है ना, आप अपने घर पे बैठोगे आगे पीछे, अरे मोदी उसने तो सब प्राइवेट कर दिया, उसने तो सब बेच दिया, कोई नौकरी नहीं निकालता है, वो तो बहुत खराब है, उसको तो वोट ही नहीं देंगे, है ना, है ना। आपको, क्योंकि आपको भाई आंसर लिखना है, आपको बुराई नहीं करनी है, आपको बुराई करनी है तो आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, है ना। यहाँ पे भी ये सामने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस, ये ना अपना पार्टी है कोई यहाँ, है ना, आप उसको ज्वाइन करें, आप टॉर्च बीरर बने और आप खुद चीज़ों को हल करें। लेकिन अगर आपको काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आपको समझ आना चाहिए कि सरकार ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, मेरे को बिठाएगी यहाँ पे तो मेरे को ये काम करना है ना, ठीक बात है ना। समझ आ गया आपको अभी तक का, ठीक है, फिर कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्लास का टाइमिंग आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कल हम 11 बजे से कर दें तो चलेगा ना।